नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की सभी खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना आज के इस अंक में, और इन खबरों पर आज मेरे साथ मौजूद हैं चर्चा करने के लिए और अपनी विशेष राय हमारे साथ साझा करने के लिए और कुछ नई ऐसी बातें बताने के लिए जिसका हमारे श्रोताओं को हमेशा इंतजार रहता है। खेल पत्रकार, खेल विशेषज्ञ रणवीर सिंह। रणवीर, स्वागत है आपका। नवीन, आपको और स्पोर्ट्स स्कैन सुनने वाले सभी लिसनर्स को मेरा भी नमस्कार। नजर अब तक की खास खबरों पर। मीराबाई चानू ने सिंगापुर में भारत तोलन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतकर इस साल बर्मिंघम में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई किया। भारत और श्रीलंका के बीच 3 2020 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच कल धर्मशाला में। FIH प्रो लीग हॉकी टूर्नामेंट में कल भारतीय पुरुष और महिला टीम का सामना स्पेन से, और एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के लिए युवा और जूनियर पुरुष तथा महिला खिलाड़ियों की घोषणा। स्पोर्ट्स स्कैन में सबसे पहले बात भारत तोलन की, और आज एक बार फिर मीराबाई चानू ने कारनामा कर दिखाया है। सिंगापुर भारत तोलन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में उन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया है, और इसके साथ ही इस साल बर्मिंघम में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भी उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। चर्चा करेंगे इस पर, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं कि क्या कुछ हुआ आज के टूर्नामेंट में। अलका से। मीराबाई चानू ने सिंगापुर में भारोत्तोलन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पहली बार 55 किलोग्राम वर्ग में भाग लेते हुए कुल 191 किलोग्राम भार उठाया। भारत की स्टार महिला वेटलिफ्टर और टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता को किसी तरह की चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा और आसानी से शीर्ष स्थान पर पहुंच गयीं। ऑस्ट्रेलिया की जेसिका सेवास्टोको दूसरे स्थान पर रहीं। उन्होंने कुल 167 किलोग्राम वजन उठाया, जबकि मलेशिया की एली कैसेंड्रा एंगलबर्ट 165 किलोग्राम प्रयास के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। वहीं 59 किलोग्राम वर्ग में विंध्या रानी देवी ने भी स्वर्ण पदक जीतकर खेलों के लिए क्वालिफाई किया। पुरुषों में संकेत सागर और ऋषिकांत सिंह ने 55 किलोग्राम में राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। टूर्नामेंट में संकेत ने स्वर्ण और ऋषिकांत सिंह ने रजत पदक जीता। अलका सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन। रणवीर, एक बार फिर मीराबाई चानू ने कारनामा कर दिखाया है, इतिहास से रच दिया है और राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई भी कर दिया है। बिल्कुल, ये डबल धमाका, डबल डोज दी हिंदुस्तान के खेल प्रेमियों को। और इससे पहले वो वर्ल्ड चैंपियन है, और टोक्यो ओलंपिक्स में जिस तरह से उन्होंने खेलों के पहले ही दिन जो मेडल जीता था, सिल्वर मेडल जीत करके देश को गौरवान्वित किया जी। उनके पास राजीव गांधी खेल रत्न, जिसका नाम बदल दिया गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, पद्मश्री उनको मिल चुका है, और मणिपुर पुलिस में वो एक बड़े ओहदे पे हैं। ये तमाम चीजें ये दिखाती हैं कि इस बहुत ही गरीब घर से आई हुई इस लड़की ने अपने जुझारूपन से और अपने जीवट से इस मुकाम को हासिल किया, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात जी। रणवीर जी, इस बार इन्होंने ना अपनी कैटेगरी भी चेंज की है। रणवीर, जिन्होंने 55 किलोग्राम में भाग लिया है। यहाँ 55 किलोग्राम में भाग लिया, लेकिन मजे की बात यह है कि बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए ये दोनों कैटेगरी में क्वालिफाई कर रही हैं, 49 में भी, 55 में भी। ये एक चौंकाने वाली खबर है, और एक इट्स वेरी गुड इन्फॉर्मेशन की मतलब शी विल क्वालिफाई फॉर द टू कैटेगरीज, 2 इवेंट, 49 एंड 55 के लिए उन्होंने क्वालिफाई किया है। इस बार उन्होंने कुल 191 किलोग्राम वजन उठाया, 86 किलोग्राम और 105 किलोग्राम स्वर्ण पदक जीता है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का दबदबा कुछ खास ही है, तो कम से कम 2 पदकों की तो हम उम्मीद इस बार कर सकते हैं। नहीं, पदक तो ज्यादा आएंगे, लेकिन ठीक है। मीराबाई चानू जब भी मैट पे आती हैं या अपना वेट उठाने के लिए आती हैं, तो वो कमाल का प्रदर्शन करती हैं। ये उनका जज्बा ये बताता नॉर्थ ईस्ट के जो खिलाड़ी हैं कि पूरा हिंदुस्तान उनको एक अलग से नजरों से देखता है, ये पक्की बात है। और जब उन्होंने ओलंपिक में पदक जीता था, उसके बाद अगर आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो आपको बहुत से ऐसे पिक्स नजर आते हैं, बहुत से ऐसे इंस्टाग्राम पे बहुत से ऐसे वीडियो नजर आते हैं जिसमें जो महिलाएं हैं वो डेडलिफ्ट या फिर दूसरी तरह की जो भारोत्तोलन प्रतियोगिताएं होती है उसमें भाग लेती नजर आती है। बिल्कुल नजर जी। और अब नजर डाल लेते हैं क्रिकेट पर। लखनऊ में कल पहले 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 2020 मैच में भारत ने श्रीलंका को 62 रन से हरा दिया है। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत ने 1-0 की बढ़त बना ली है। कल खेले गए मैच पर मुकेश की रिपोर्ट।
भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में कल पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने श्रीलंका को 200 रनों का लक्ष्य दिया। भारतीय टीम ने 20 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 199 रन बनाए। कप्तान रोहित शर्मा और ईशान ने 71 गेंद में 111 रन की बेहतरीन साझेदारी की। ईशान किशन ने शानदार अर्धशतक लगाते हुए 89 रन बनाए। वहीं श्रेयस अय्यर ने 28 गेंद में 57 रन की नाबाद पारी खेली। श्रीलंका की ओर से लाहेरू कुमारा और कप्तान दासुन शनाका ने एक विकेट लिया। जीत के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंकाई टीम के बल्लेबाजों को भारतीय गेंदबाजों ने अपने दबाव में बनाए रखा। टीम की सलामी जोड़ी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई और बल्लेबाज निशांका 0 पर भुवनेश्वर के ओवर में क्लीन बोल्ड हो गए। वहीं दूसरे बल्लेबाज कामिल मिशारा 13 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। चरित असालंका ने 47 गेंद में नाबाद अर्धशतक लगाते हुए 5 चौके की मदद से 53 रन बनाए। श्रीलंका की टीम निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 137 रन ही बना सकी। भारत की ओर से भुवनेश्वर कुमार और वेंकटेश अय्यर ने 2-2 विकेट लिए, जबकि युजवेंद्र चहल और रविंद्र जडेजा ने एक विकेट लिया। दूसरा T20 मैच कल धर्मशाला में खेला जाएगा। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन। रणवीर, भारतीय सरजमी पर भारत का जीत का सिलसिला रुक नहीं रहा है। पहले वेस्टइंडीज और अब श्रीलंका। बिल्कुल, जिस तरह से साउथ अफ्रीका से पिटने के बाद हिंदुस्तान की टीम जब वापस लौटी थी जी, तो श्रीलंका का दौरा तो ये था पहले से, लेकिन बीच में वेस्टइंडीज का एक मिनी दौरा शामिल किया गया जी, और तभी से हमने ये कह दिया था कि ये इतना इम्पोर्टेंट हो रहा है। ये साफ ये दर्शाता है कि बीसीसीआई अपने खोई हुई प्रतिष्ठा को, जो वहां जितना उन्होंने डंडे खाए थे, हार झेली है, उसको ठीक करने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए खिलाड़ियों का, ये हल्की फुल्की टीमों को यहाँ बुला के उस रिकॉर्ड को ठीक कर लेंगे, जिससे हार की यादें जो है वो जल्दी खत्म हो जाएंगी। और इस बीच रणवीर, भारतीय टीम ने चेंजेस भी काफी किए हैं, लगभग काफी खिलाड़ियों को मौका दिया है। बिल्कुल, बड़े खिलाड़ी बाहर बिठाए हैं 5 जी, उनको रेस्ट दे दिया। उसके बावजूद आप इतना धमाके से जीत रहे हुए, बहुत बड़ी बात है। एक एक करके अगर हम बल्लेबाजों पर नजर डालें तो सबसे पहले बात ईशान किशन की। अगर आईपीएल पे नजर डालें, सबसे ज्यादा महंगे खिलाड़ी, एंड ही प्रूव्स कि क्यों वो इतने महंगे खिलाड़ी हैं। बिल्कुल, और एक चीज और है कि ईशान किशन को आप देखेंगे, वो कभी अपने स्कोर के लिए नहीं खेलते। अगर अपने स्कोर के लिए खेलना होता, कल 2.5-3 ओवर बाकी थे, अगर वो चाहते तो अपना सैकड़ा पूरा करते। और हिंदुस्तान में सैकड़ा और 99 में बड़ा फर्क होता है जी। 99 को लोग भूल जाते हैं, सैकड़ा याद रहता है जी। तो उन्होंने लेकिन अपना उसको ना देखते हुए उसी तरह से बैटिंग करते रहे टीम के हित में, और विकेट गया कोई बात नहीं, आराम से खुशी चले गए। हालांकि जिस तरह से सलामी जोड़ी ने बल्लेबाजी की, उसे देख के लगता था कि हम शायद 200 का आंकड़ा कहीं पार कर जाएंगे। ऐसा होता है कि जो शॉर्टर फॉर्मेट है ना, 20 ओवर का, इसमें क्या होता है कि 1 ओवर अगर आप टाइट खेल गए, रन नहीं बन पाए, तो आस्किंग रोड बढ़ जाता है, और अगर आप का विकेट कोई एक आधा गिर गया तो थोड़ा आदमी संभलता है 2-1 बॉल के लिए। रणवीर, जिस तरह से ईशान किशन बैटिंग कर रहे हैं, लगातार वेस्टइंडीज के साथ भी बैटिंग करी और फिर श्रीलंका के साथ भी बैटिंग करी है, डू यू थिंक कि आने वाले वर्ल्ड कप के लिए इनका स्थान पक्का हो चुका है? अभी से ये तो नहीं कह सकते पक्के का। एक तो रीजन ये है कि क्रिकेट बहुत ज्यादा होती है, आईपीएल भी अभी आपकी होनी है। आईपीएल में आदमी देश से ज्यादा बढ़ के खेलता है। यहाँ जो कैच छोड़ दिए जाते हैं, वहां ऐसे कैच पकड़े जाते हैं जिसकी उम्मीद कोई नहीं करता। तो वो सब चीजें हैं। तो एक तो चोट से बचना होगा, चोट से बचे रहेंगे तभी आप फाइनल तक जाएंगे, तभी आप स्क्वाड में शामिल होंगे। रणवीर, इस बार इस मैच में श्रेयस अय्यर को भी मौका दिया गया और उन्होंने भी करके दिखाया कि वहां के अभी भी उनके श्रेयस अय्यर या ईशान किशन बैट्समैन अच्छे हैं, सब कुछ है। श्रेयस अय्यर के साथ क्या है कि जब वो 30-40 रन बना लेते हैं ओडीआई या टेस्ट मैच में, फिर वो ढीले पड़ने लगते हैं, फिर वो हल्का फुल्का शॉट खेल के आउट हो जाते हैं। उनको ये दिखाना होगा कि अपने मन में ये समझाना होगा अपने मन को कि जब आपने एक स्टैंड बना लिया, 30-35 रन बना लिए, तो इनिंग को लंबा करो जी। तो ये शॉर्टर फॉर्मेट है। कल बहुत बढ़िया खेले। कल के मैच में एक बात और सामने आई थी, रविंद्र जडेजा को काफी ऊपर खिलाया गया कि शायद बैटिंग काफी दिनों बाद आए हैं, तो इसलिए उनको मैच की आदत हो जाए, उस लिहाज से उनको लिया होगा। दूसरा कि उस टाइम तक इतना ज्यादा स्कोर हो चुका था, तो बहुत टाइम कम था, तो उसमें और कुछ हो नहीं सकता था, किसी को भी भेज दो, 2-3 रन 4 रन बनाने वाली बात थी, 1-1.5 ओवर बाकी था जी। भारतीय गेंदबाजी की बात करें तो कल बुमराह भी नजर आए, कल भुवनेश्वर कुमार भी नजर आए, हर्षल पटेल भी। 7 गेंदबाजों ने कल गेंदबाजी की है। तो क्या एक गेंदबाजी का टेस्ट भी हो रहा था कल? मैं आपको बताता हूं कि वेस्टइंडीज के साथ भी ये हुआ कि 6-6, 7-7 गेंदबाजी कर रहे थे जी। इसका एक प्लस पॉइंट ये भी हो सकता है कि जब आप सिर्फ
अपने 2 बॉलर्स पे डिपेंड है, बुमराह है या शमी है या एक आधा कोई और हुआ, सिराज हुए, और छोटे लोग हैं इनमें से एक आधा, तो आप फिर आपका एक एंड ढीला हो जाता है। जब इस तरह का है कि आप किसी पे डिपेंड ही नहीं है, जो आ रहा विकेट ले रहा है, तो ये तो अच्छी बात है। हाँ, रविंद्र जडेजा की वापसी हुई है, जैसे कि हमने चर्चा की। आपके पास एक ऑलराउंडर टीम के अंदर आ गया है। कौन सा ऐसा बॉलर या ऐसा बैट्समैन होगा जिसे हम बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं, उसको रेस्ट दिया जा सकता होगा? देखो, हार्दिक पांड्या का तो हिसाब समझ में आ ही नहीं रहा है जी। जिनको ठोक पीट के ऑलराउंडर बनाया जा रहा था वो बन के राजी नहीं है। जब वो बन के राजी नहीं है तो अब तो नए खिलाड़ियों पे भी ध्यान देना होगा जो इस तरह का परफॉर्मेंस दे रहे हैं। उनमें से अक्षर पटेल को मैं मानता हूँ, लंबी हिट्स लगाते हैं, बॉल भी टाइट फेंकते हैं, विकेट भी लेते हैं, तो अक्षर पटेल को भी आजमाया जाएगा। श्रीलंकाई टीम की बात करें तो कोई भी बैट्समैन भारतीय गेंदबाजों के आगे नहीं टिक पाया। सिर्फ अगर उनके जो बैट्समैन थे वो थे चरिता असलंका, बेहतरीन बल्लेबाजी करी और उन्होंने 53 रन बनाए। उन्होंने 53 रन बनाए, लेकिन उनके ओपनर को क्या हो गया था? जो पहली बॉल थी, हाँ, और भुवनेश्वर को भी समझ में नहीं आया। उसने बस ये देखा कि बॉल इसके पीछे चली गई बैट्समैन के, हाँ, तो ऐसे करके झांका तो देखा टच हो जाए, टच क्या हो जाए, बेंच भी गिर गई थी। उसने कहा ये तो मतलब मुफ्त का ही विकेट मिल गया। तो वो बैट्समैन की कमी थी कि जब बॉल आपके पास से निकल के गई है तो आपको पैर मारना चाहिए बॉल पे। इसीलिए जब आप नए स्टूडेंट होते हैं क्रिकेट में तो आपको सिखाया जाता है बॉल जब तक डेड नहीं हुई है, अंपायर जब तक दूसरी बॉल के लिए इशारा न कर दे तब तक बॉल पे निगाह बैट्समैन को भी रखनी है, और फील्डिंग साइड है तो फील्डर को भी रखनी है। जी रणवीर, अब अगले दोनों मैच जो है वो धर्मशाला में खेले जाएंगे और धर्मशाला की पिच बिल्कुल अलग होगी। पिच भी अलग होगी, मौसम भी अलग होगा। हाँ, कहाँ लखनऊ का अटल बिहारी वाजपेयी नया स्टेडियम जो बनाया अखिलेश यादव ने, उसमें मैच हुआ 21 डिग्री में, और कहाँ धर्मशाला पहुंच जाएंगे जहां 9-10 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर नहीं होगा। भारतीय टीम इसी टीम के साथ खेलेगी या कुछ बदलाव नजर आ सकते हैं? वक्त के हिसाब से एक आधा चेंज कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, एक नए खिलाड़ी, क्योंकि ये श्रीलंकाई टीम कोई ऐसी आफत नहीं है जिसके सामने इंडियन टीम डर रही हो, तो बदलाव फिर कर सकते हैं, कोई उसमें बड़ी बात नहीं। यानी कुल मिला के अगर देखा जाए तो हमारे जो बेंच स्ट्रेंथ में मौजूद खिलाड़ी है उन्हें भी हम तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अब लिए चलते हैं आपको क्राइस्ट चर्च में न्यूजीलैंड के साथ दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन दक्षिण अफ्रीका ने 3 विकेट पर 238 रन बना लिए थे। आज का खेल समाप्त होने तक टिम्बा बावुमा 22 और रसी वैन डे ड्रूसन 13 रन बनाकर क्रीज पर थे। सलामी बल्लेबाज सरेल इरवी ने 108 रन की शतकीय पारी खेली। इरवी ने अपने पहले टेस्ट मैच डेब्यू पर केवल 10 और 0 रन ही बना सके। कप्तान डीन एल्गर 41 और एडन मार्करम 42 रन बनाकर आउट हुए। न्यूजीलैंड की ओर से टीम साउदी, नील वैगनर और मैट हेनरी ने एक एक विकेट लिया। ये जो मैच है न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका का, क्या रुख लेगा, किस ओर करवट लेगा, कहना अभी थोड़ी जल्दबाजी है। लेकिन अगर दक्षिण अफ्रीका के पहले मैच की बात करें, जिस तरह से न्यूजीलैंड ने धो दिया था, क्या लगता है आपको दूसरा मैच किस करवट बैठेगा? देखो, पहले मैच में साउथ अफ्रीका की टीम फर्स्ट इनिंग में 100 रन नहीं बना पाई, पूरी टीम 95 पे आउट हुई, और सेकंड इनिंग में 100 रन पार करते आउट हुई, 110 या 111 रन पे आउट हुई थी, और इनिंग और 207 रन की बड़ी लंबी डिफीट हुई, 276 रन की डिफीट मिली थी। उसके बाद सेकंड मैच में आकर के जिस तरह से आज बैटिंग की है, ये दर्शाता है कि साउथ अफ्रीका ने वो जज्बा दिखाया है कि 90 ओवर पूरे खेल लिए और सिर्फ 3 विकेट गिरे हैं। पहला विकेट गिरा 111 रन के बाद, तो ये बताता है कि बैट्समैन बैटिंग करने को राजी हैं। जो बात हो गई उसको भूलो, पर नया मैच है, नए हिसाब से खेल। पर रणवीर, अपने घर में हर कोई शेर होता है। दक्षिण अफ्रीका ने दिखा दिया था जब उन्होंने हमें पराजित किया था, न्यूजीलैंड ने पहले मैच में दिखा दिया था जब उन्होंने दक्षिण अफ्रीका। लेकिन आज तो मेहमान खेल रहे हैं पहले, और 238 रन बनाए पहले दिन, बहुत अच्छा स्कोर है, 3 विकेट आउट है, और देखते हैं कि कल इनकी पारी कहां तक पहुंचती है। कल जब मैच शुरू होगा तो ओपनिंग ओवर कैसे होंगे? शुरू के 1 घंटे में बहुत कुछ होता है, तो एक अच्छा मैच हमें देखने को मिलेगा। और अब बात इंडियन प्रीमियर लीग की। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट 26 मार्च से 29 मई तक खेला जाएगा। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने आज एक बैठक में बताया कि कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए ये टूर्नामेंट बायो बबल के अंतर्गत होगा। क्या कुछ होगा इस टूर्नामेंट में, कौन सी टीम किसके साथ मैच खेलेगी, कब तक चलेंगे, कितने मैच होंगे, सुनते हैं अलका से। इस साल होने वाले आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट के सभी मैच महाराष्ट्र में खेले जाएंगे, जिसमें मुंबई में 55 और पुणे में 15 मैच होंगे। वानखेड़े स्टेडियम और डी वाई पाटिल स्टेडियम में 20-20 मैच होंगे, जबकि ब्रेबॉर्न स्टेडियम,
MCA इंटरनेशनल स्टेडियम और पुणे में 15-15 मैचों का आयोजन होगा। प्लेऑफ मैचों का स्थान बाद में तय किया जाएगा। लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के साथ 10 टीमें कुल 14 लीग मैच खेलेंगी। इसके बाद 4 प्लेऑफ मैच होंगे। हर टीम 5 टीमों से 2 बार खेलेगी, जबकि शेष 4 टीमों का सामना केवल 1 बार करना होगा। ग्रुप ए में मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स शामिल हैं। ग्रुप बी में चेन्नई सुपर किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस शामिल हैं। अलका सिंह, स्पोर्ट्स कैन। आईपीएल टूर्नामेंट 1 महीना रह गया है और एक अच्छा टूर्नामेंट इसलिए मैं कह सकता हूं या इसलिए हम चर्चा कर सकते हैं क्योंकि इसके ठीक बाद T20 का वर्ल्ड कप बिल्कुल सामने होगा। बिल्कुल, तो और सभी खिलाड़ियों को एक अच्छा मौका होगा। तैयारियों के लिए बहुत सुनहरा मौका है। और हिंदुस्तान की ये लीग जो है 2008 से जब से शुरू हुई है, इसने अपना मुकाम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बनाया है। इसके बाद और तमाम लीग्स आई हैं, लेकिन वो नजारा नहीं पेश कर पाए, वो ऊंचाई नहीं पकड़ पाए जो ऊंचाई इंडियन प्रीमियर लीग को मिली। इसमें तो कोई दो राय है नहीं जी। और रहा सवाल कोरोना के चलते बायो बबल में मैच होते रहे, विदेश में मैच हुए, यूएई में हुए, मिडिल ईस्ट में हुए, लौट के अब हिंदुस्तान में होने जा रही है, ये बड़ी बात है। और सारे मैचेस जैसा कि बताया महाराष्ट्र में ही होंगे, तो ठीक है, मैच कहीं भी हो लेकिन मैच होने चाहिए, क्रिकेट होनी चाहिए। रणवीर सिंह की बात को ही अगर हम कोट करें अपने विशेषज्ञ की, तो मैच होने चाहिए, कहीं भी मैच होने चाहिए। और कोरोना के बाद जब हम जिस दौर से निकले उसके बाद एक अच्छे मैच होने चाहिए। और एक बहुत ही खास बात जो इन्होंने बताई वो ये थी कि एक अच्छे खिलाड़ी जो हैं आईपीएल से विश्व पटल पर आ रखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आ रहे, और ये सभी टीमों के लिए बहुत अच्छी बात है। और अब बात हॉकी की। भुवनेश्वर में FIH प्रो लीग हॉकी टूर्नामेंट में ओलंपिक कांस्य पदक विजेता भारत और स्पेन के बीच 2 मुकाबले खेले जाएंगे। कलिंगा स्टेडियम में पहला मुकाबला कल और दूसरा मुकाबला रविवार को होगा। मैच शाम 7:30 से होगा। वहीं महिलाओं में भी भारतीय टीम का मुकाबला स्पेन से होगा। दोनों मुकाबले कल और रविवार को कलिंगा स्टेडियम में खेले जाएंगे, लेकिन ये मैच शाम 5 बजे से शुरू होगा। एक अच्छा मुकाबला हमें देखने को मिलेगा भारत और स्पेन के बीच। हालांकि स्पेन थोड़ी टक्कर की टीम है, लेकिन भारत ने जिस तरह से ओलंपिक में प्रदर्शन किया है, दैट इज ट्रेमेंडस। बिल्कुल बिल्कुल जी। और अब बात मुक्केबाजी की। भारतीय मुक्केबाजी संघ ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के लिए युवा और जूनियर पुरुष महिला खिलाड़ियों की घोषणा कर दी है। जॉर्डन में रविवार से शुरू हो रहा है ये टूर्नामेंट। पिछली बार के रजत पदक विजेता विश्वनाथ सुरेश, वंशज निवेदिता खारकी और तमन्ना युवा टीम की अगुवाई करेंगे। इसमें 13 पुरुष और 12 महिलाएं शामिल होंगी। पिछले चैंपियन निकिता चंद जूनियर टीम की अगुवाई करेंगे, जिसमें 13 लड़के और 12 लड़कियां होंगी। चैंपियनशिप से पहले भारतीय युवा और जूनियर मुक्केबाजों ने 21 दिवसीय राष्ट्रीय शिविरों में भाग लिया, जो रोहतक के साई नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस और भोपाल में टूर्नामेंट की तैयारी के तहत आयोजित किए गए थे। भारतीय मुक्केबाज भी लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। शायद इसका बहुत सारा श्रेय जो जाता है वो मुक्केबाजी संघ को जाता है और टॉप्स स्कीम को जाता है। बिल्कुल, जिस तरह से जो अजय सिंह जिन्होंने भारतीय बॉक्सिंग फेडरेशन की जो कमान संभाली है जब से जी, तब से काफी ज्यादा एक्सपोजर मिल रहा है। और छोटे बच्चों को, नए बच्चों को, यूथ को, जूनियर्स को, सब जूनियर्स को जो एक्सपोजर लगातार मिल रहा है, उसी का ये रिजल्ट है कि जब बच्चे खेलेंगे तो ऊपर भी आएंगे। और अभी जिस तरह से हमारे मुक्केबाज, हमारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन करते हैं और पदक जीतते हैं, ये आने वाले खिलाड़ियों के लिए एक सेट पॉइंट टारगेट एक हो जाता है कि भाई हमें कम से कम वहां तक तो अपने आप को लेके जाना है। बिल्कुल। और अब बात टेनिस की। स्पेन की राफेल नडाल मैक्सिकन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। क्वार्टर फाइनल में नडाल ने अमेरिका के टॉमी पॉल को 6-0, 7-6 से हराया। सेमीफाइनल में नडाल का सामना रूस के डेनियल मेदवेदेव से होगा। नडाल ने मेदवेदेव को ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में हराकर 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किया था। तो ये थी वो तमाम खबरें जिस पर आज हमने अपने विशेषज्ञ खेल पत्रकार रणवीर सिंह से बात की। रणवीर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुक्रिया नवीन। चलते चलते नजर एक बार फिर अब तक की खास खबरों पर। मीराबाई चानू ने सिंगापुर में भारत तोलन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतकर इस साल बर्मिंघम में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई किया। भारत और श्रीलंका के बीच 3 T20 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच कल धर्मशाला में। इसके साथ ही आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।